जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए गणित के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। यकीन मानिएगा आपके आगे आने वाले पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का आज 29वां यानी 29वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 28 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उनका पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, जहां जाकर उनको भी आप देख सकते हैं। इस क्लास की यदि पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक मूवी थिएटर में 3 प्रकार की सीटें हैं। एक बालकनी, मध्य, निचला वर्ग, जो 2:5:8 के अनुपात में है। टिकटों की कीमत 9:7:2 के अनुपात में है। यदि वे एक शो से कुल 34,500 रुपये एकत्र करते हैं तो बालकनी वर्ग से एकत्रित कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया, 3 प्रकार की सीटें हैं। एक सीट का नाम तो यहाँ पर बोला गया बालकनी और रेशो बताया है दूसरा मध्य वाला, और अगला बताया है यहाँ पर निचला वर्ग। अब इनका रेशो क्या बताया हमें, 2:5:8। इस अनुपात में सीटें, मतलब बालकनी में 2 रेशो में सीटें हैं और मध्य में 5 रेशो, निचला में 8 रेशो। और यहाँ पर टिकटों की कीमत बताया। अगर बालकनी में बैठना है तो 9 रेशो में एक टिकट मिलेगा और मध्य में 7 रेशो में मिलेगा और उसके बाद में निचला में 2 रेशो में मिलेगा। मतलब ये याद रखना, टिकट की कीमत का रेशो है ये, टिकट की कीमत का रेशो। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर एक शो से कुल मूल्य बताया है आप लोगों को, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखो, बालकनी में 2 सीटें हैं और 9 रुपया यानी 9 यूनिट एक टिकट के मूल्य का रेशियो है, तो इनका गुणा कर लो। 9 दूनी 18 यूनिट यहाँ पर टोटल पैसा अर्जित होगा और यहाँ 7 गुणा 5 करेंगे 35 हो जाएगा और यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य, जो रेशियो आया हमारे पास, कुल राशि अपने पास एक शो से कितनी कलेक्ट हो जाएगी, ये मिला। अब यहाँ पर आप क्या करो, हमें एक शो से कुल राशि दी गई है कि 34,500 रुपये एकत्र होते, तो रेशो में कितना एकत्र होता है, इस रेशो को जोड़ लो। तो 6 5 11, 11 में 8 जोड़ा तो 19, कैरी 1 हो जाएगा। एक में 3 जोड़ा 4 और एक 5 और एक 6, 69 रेशो का मान हमें क्वेश्चन में दिया 34,500 रुपया। यहां से क्या करो, एक रेशो का मान लाने के लिए 69 का डिवाइड आपको 34,500 में करना होगा, तो एक रेशो का मान आ जाएगा 500। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, बालकनी वर्ग से एकत्र कुल राशि बताओ। मतलब बालकनी से कितना पैसा यहाँ पर कलेक्ट हुआ, तो बालकनी से कलेक्ट पैसे का रेशो कितना है, 18 यूनिट। तो जो एक यूनिट का मान आया 500, इसका गुणा करो 18 से, तो बालकनी से कलेक्ट टोटल राशि का मान आपको मिल जाएगा। तो 18 पंजी होता है 90 और 90 का गुणा वहां पर डबल जीरो से होगा तो 2 जीरो और आ जाएगा। इस प्रकार बालकनी वर्ग से 9,000 रुपए टोटल कलेक्ट होंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2, बी तथा सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 5 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7वें कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य सी ने अकेले 3 दिन में पूरा कर दिया। प्रारंभ में कितने दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा था। मतलब क्वेश्चन में हमें दिया है कि बी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। आगे बोला गया कि सी उसी काम को करने में 15 दिन का टाइम लेता है। अब क्या करो, 5 और 15 का यदि आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम, तो हमारे पास वो टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पर 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना होगा, इनका एक एक दिन का काम कहें या इनकी कार्य क्षमता बना लो। 5 का भाग 15 में जाएगा, मतलब 3 यूनिट काम करेगा बी एक दिन में, और सी एक दिन में 15 का भाग 15 में 1 टाइम जाएगा, मतलब 1 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन ने यह कहा कि दोनों ने कार्य साथ में आरंभ किया था, कुछ दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया
और शेष काम जो था लास्ट में वो सी ने 3 दिन में पूरा करा। तो आप क्या करो, यहाँ पर 3 दिन का काम निकाल लो सी का। तो हम क्या करेंगे, सी का 3 दिन का काम, मतलब ये सेपरेट अकेले ने किया। सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 3 डेज में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ पर शेष काम कितना बचा हमारे पास, टोटल 15 काम था जिसमें से 3 काम यहाँ पर अकेले सी ने किया। तो 15 में से 3 जाने पर 12 यूनिट काम जो बचेगा ये कौन करेंगे, तो बी प्लस सी दोनों मिलकर करेंगे। ये साथ में काम शुरू किया था, तो इनको दोनों को ये पूरा काम 12 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगा ये निकाल लो। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 + 1 यानी कितना, 4 यूनिट काम करते हैं। तो 12 में यदि आप 4 का भाग लगाओगे, 4 3 12, मतलब इन्होंने 12 यूनिट काम एक साथ मिलकर 3 दिन में समाप्त किया, ये 12 यूनिट काम। उसके बाद किसने छोड़ दिया था, यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन ने पूछा बी ने कार्य कितने दिन के पश्चात छोड़ा, तो 3 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया, मतलब बी ने 3 दिन में काम छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, ए की आई का 15%, बी की आई के 15% के, इसको एडिट करना पड़ेगा, गड़बड़ पढ़ लिया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ए की आई का 5% बी की आई के 15% के बराबर है, और बी की आई का 10% सी की आई के 20% के बराबर है। यदि सी की आई आपको बताई गई है, क्वेश्चन में पूछा गया एबीसी की कुल आई कितनी है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ए की इनकम का क्वेश्चन में दिया कि 5% यदि निकालेंगे तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी बी की इनकम के 15% के बराबर। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनाकर ए और बी का रेशो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, ये 5 से 1 टाइम कटेगा, और 5 3 होता है 15। तो ए का मान याद रखना क्या होगा, यहाँ पर 3 रेशो होगा, और बी का मान क्या होगा, 1 रेशो। इस प्रकार की इक्वेशन में सामने वाला रेशो उसका मान होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए रेशो बी का मान कितना बनेगा, तो 3 रेशो बी का मान कितना है हमारे पास 1। इसी प्रकार आगे फिर से क्वेश्चन में ये बोला गया कि बी की इनकम का 10%, तो हम बी का 10% बोला क्वेश्चन ने, तो बी का 10% निकालेंगे, और ये वैल्यू बराबर है सी की आई के 20% के बराबर। तो सी गुणा 20% करोगे तो सी का 20% आएगा। यहाँ पर भी रेशो बना लो, तो 2 0 से 2 0, और ये 0 से ये 0 भी कटेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बी रेशो सी कितना बनेगा, बी का वैल्यू सामने वाला मतलब 2, और सी का वैल्यू इधर बनेगा 1। तो बी का मान आया 2 रेशो सी का मान 1। तो इस प्रकार हमारे पास ए रेशो बी का मान 3 रेशो 1 बना, बी रेशो सी का मान 2 रेशो 1 बना। तो इस रेशो को हम सुलझाएंगे, मतलब हमें यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी का मान लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ए रेशो बी का मान ए रेशो बी के नीचे लिखेंगे, यानी 3:1। फिर यहाँ पर कॉमन वैल्यू बी की बताई गई है, बी कॉमन कितना बताया, 2 रेशो, तो बी के नीचे बी का मान लिखोगे, और आगे किसका मान दिया है, सी का 1 यूनिट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो खाली जगह है यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे वैल्यू नहीं आती है, लेफ्ट राइट ला सकते हो। तो यहाँ पर कौन आ सकता है, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 का। अब क्या करो, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एबीसी का रेशो बन जाएगा, 3 2 6 बनेगा, और 2 1 2 बनेगा, और 1 1 1 बनेगा। तो हमारे पास ये जो रेशो बना 6:2:1, ये ए रेशो बी रेशो सी का मान बना। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि सी की आई 2000 रुपए है, मतलब सी का रेशो कितना है, तो 1 रेशो है। क्वेश्चन में हमें 1 रेशो का मान बताया 2000। तो क्वेश्चन में पूछा कि एबीसी की कुल आई बताओ, तो कुल आई बताने के लिए टोटल रेशो को जोड़ लो एबीसी का। तो हम लोग क्या करेंगे, 6:2:1 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 6 2 8 और 1 कितना बनेगा, 9। तो जब हमारे पास 1 रेशो का मान आ चुका है 2000, और इनकी टोटल इनकम 9 रेशो है, तो 2000 का गुणा हम क्या करेंगे, 9 से करेंगे। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। 12%, 15% और 18% की 3 क्रमागत छूटे
x प्रतिशत की एकल छूट के समतुल्य हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 डिस्काउंट आपको दिए गए और तीनों के बराबर एकमात्र डिस्काउंट आपको लाना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही इजी कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा आप लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट ये याद रखना है कि अब देखो आपको क्या करना है, पहले तो 12% और 15% के समतुल्य एकमात्र बट्टा निकाल लो। शुरू में 2% डिस्काउंट का एकमात्र डिस्काउंट बनाने के लिए कंसेप्ट याद रखो, a प्लस बी, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस होगा और वापस क्या करो, a गुणा बी और बटे में 100। इसका मतलब प्रारंभिक वैल्यू a होगी और b का मान दूसरा मान होगा। तो a की जगह आप लिखो 12% और प्लस b का मान है 15 और माइनस करोगे यहाँ पर 12 गुणा 15 और बटे में हो जाएगा 100। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो 12 में 15 जुड़ेगा तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी 27 यूनिट बनेगा। माइनस इधर कट हो जाएगा या गुणा कर लो, 15 दूनी 30, कैरी 3 होगा, 15 एकम 15 और 3 होता है 18 और बटे में कितना है 100 है, तो ये 0 से 0 कटेगा और यहाँ पर बनेगा 27 माइनस 1 के पहले 0 लग जाएगा, इकाई तरफ से 1 अंक के पहले, तो 1.8 यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार यदि आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 25.2% बनेगा। 25.2% यहाँ पर बचेगा। तो कहने का तात्पर्य हमारे पास 12% और 15% के समतुल्य एकमात्र बट्टा आ चुका है। अब हमारा 1% और बचा है 18। तो अब जो आया आपके पास उसके साथ किसे भी ले लो, 18% को भी ले लो और इसी कंसेप्ट में वैल्यू पुट कर दो। इसको a मान लो और अगले को अब क्या मान लो, b। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करो, 25.2% इसमें जोड़ो 18% और माइनस से इन दोनों का गुणा करके बटे में 100 करना है। तो यहाँ पर 25.2 और गुणा में हो जाएगा 18 और बटे में क्या जाएगा 100। अब आप लोगों को इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का गुणा करके इकाई तरफ से बटे में जितने जीरो रहेंगे उतने अंकों के पहले आप दशमलव लगाओगे तो यहाँ फाइनली उत्तर आपको मिल जाएगा 38.664। 38.664। अब तीनों डिस्काउंट के समतुल्य एकमात्र डिस्काउंट आ गया 38.664%, जो ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। 0.12 पर बार लगा है, माइनस 0.6 पर बार लगा है, प्लस 0.3 पर बार लगा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये बार हटाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 0.12 लिखा है तो डायरेक्ट आप क्या लिखो, 12 लिखो और 12 में जितने अंकों पर बार लगा है बटे में उतने 9 लगाओ। तो बटे में 2 अंकों पर बार है इसलिए बटे में 2 9 आ जाएंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ और उसके बाद यहाँ पर लिखा है 0.6, तो 6 को लिखा और बटे में कितने 9 आएंगे, तो 1 9 आएगा क्योंकि 1 डिजिट पर बार लगा है। आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा लो और यहाँ पर 3 लिखेंगे और बटे में कितने 9 आएगा, 1 9 आएगा। मतलब जितने डिजिट पर बार लगा होता है बटे में उतने 9 आते हैं। अब इनको जोड़ना घटाना है तो आप क्या करो, 99 9 और 9 इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास 99 आएगा। अब क्या करना है, इसे सोल्व करो। 99 का भाग 99 वन टाइम जाएगा और 1 मल्टीप्लीकेशन 12 12 ही होगा, माइनस यहाँ पर 99 का भाग 99 में 9 का भाग 99 में 11 बार जाएगा और 11 गुणा 6 करेंगे 66 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 9 का भाग 99 में 11 बार फिर से है और 11 का गुणा 3 से करेंगे तो 33 बनेगा। अब प्लस का 33 और प्लस का 12 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 3 में 2 जोड़ा तो 5 बना और 3 में 1 जोड़ा तो 4 बना, यानी 45 और माइनस का आ जाएगा 66 और बटे में क्या जाएगा 99। अब बड़ी संख्या माइनस की यानी 66 में से 45 को घटाओ तो 6 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये काई का बचेगा, माइनस का, और बटे में आ जाएगा 99। इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो यहाँ पर 3 साते 21 होता है और 3 से इधर 99 कटेगा तो 33 बार कटेगा और चिन्ह काई का आएगा, माइनस का। तो माइनस का 7/33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो वेरी मोस्ट और IMP क्वेश्चन है
इकाई का अंक क्या है, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही इकाई अंक बताना है। तो जब कभी आपके आधार का इकाई अंक 7 रहे और घात 492 है, तो घात के आखिरी के 2 अंक को हम लोग 4 का भाग लगाते हैं और जो शेषफल बचता है उसे हम आधार के इकाई अंक की घात बना देंगे। 4 का भाग 92 में जाएगा तो 0 शेष बचेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि घात के अंतिम 2 अंक को 4 का भाग देने पर 0 शेष बचे तो हमें 7 की पावर हमेशा 4 बनाना है, ना कि 0। आगे यदि बात करें तो गुणे का साइन है, गुणा लगा लो। यहाँ पर एक रूल होता है इकाई अंक में कि यदि किसी भी आधार का इकाई अंक 4 है और घात यदि विषम है आपकी, तो आपका इकाई अंक हमेशा 4 ही होता है। और गुणा यहाँ पर 3 है आधार का इकाई अंक, तो यहाँ पर 4 का भाग लगाने वाला रूल लगेगा। 4 का भाग 59 में लगाकर रिमाइंडर निकालो यानी शेषफल। 4 एकम 4, 1 बचा, 19 हो गए, 4 चूक 16 यानी 3 बचा। तो यहाँ पर आधार के इकाई अंक की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। सिंपली आप इसे सोल्व करो। जब हम 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा और यहाँ पर गुणा में 4 है, गुणा में 3 का 3 बार गुणा करेंगे मतलब इकाई अंक 7 आएगा। 3 का क्यूब 27 होता है। अब इनका गुणा करो, 7 चूक 28, 28 गुणा 1 28 होगा, लेकिन 28 में भी इकाई अंक लेना है तो कितना आ जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जरूर आपका इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसे सबसे पहले हम लोग बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है हमारे पास, तो 2 एकम 2 और एक कितना 3/2, ये सही बटे को तोड़ेंगे माइनस 1/3 यहाँ पर लिखा। तो पहले इतना सोल्व करो। तो बटे वाले का एलसीएम आएगा 2 और 3 का एलसीएम होगा 6 और 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 गुणा 3 होता है 9 और माइनस है माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 7/6 इस छोटे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मिल जाएगा। छोटा ब्रैकेट सोल्व होने के बाद हम लोग सोल्व करते मझला ब्रैकेट। तो मझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 2 सही 1/2, ये सही बटा तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और एक कितना हो जाएगा 5, 5/2 और माइनस का साइन लगा है। फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन कितना आया, 7/6 आएगा। तो यहाँ भी 2 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 6 होगा। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 2 तिया 6 और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा माइनस 6 1 जा 6 होगा और 1 7 जा 7 ही होता है। 15 में से 7 जाएगा तो 8/6 आपके पास बचेगा। तो यहाँ से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चूक 8 और 2 तिया 6। तो इस प्रकार से मझले कोष्टक तक इसे सोल्व करने पर हमारे पास 4/3 आया। अब बारी है बड़े ब्रैकेट की। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखा, 1 माइनस, उसके बाद 3/4, फिर लिखा है प्लस और मझले ब्रैकेट का सॉल्यूशन है हमारे पास 4/3। अब ये 1 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो। 1 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा और 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12, माइनस से माइनस लगाओ। 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 तिया 9 हो जाएगा और प्लस 3 चुक 12 और 4 चुक हो जाएगा 16। पॉजिटिव पॉजिटिव को पहले जोड़ लेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 28 बनेगा 12 में 16 जोड़ने पर। और इसमें से माइनस करेंगे 9 को और बटे में 12, तो यहाँ 18 में से 9 गया, 9 बचा, यहाँ पर 19 बचेगा, 19/12 अभी बड़े कोष्टक को सोल्व करने पर हमारे पास आएगा। ठीक है, आगे यदि बात करें तो और क्या बचा, अब लास्ट में हमारे पास इतना सा और बचा। तो भारतीय 36 और एक 37, तो 37/12 लिखो और फिर माइनस का साइन लगा है, फिर से 19/12 रहेगा। लघुत्तम 12 ही आएगा इनका। 12 का भाग इन दोनों, 12 का भाग बटे में एक बार जाएगा तो डायरेक्ट घटा दो, 37 माइनस 19 करेंगे। 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 18/12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे काट लो यदि ऑप्शन ना मिले तो यहाँ 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 होता है और 6 दूनी 12।
3/2, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इस पूरे के मान का व्युत्क्रम क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसका हमें क्या बताना है, लास्ट में व्युत्क्रम बताना है। और व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो अंश बटे हर होता है, इसका हर बटे अंश हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जियो फीचर फोन को 1500 रुपये के एकल भुगतान पर खरीदा जा सकता है, लेकिन एक किसान इस फोन को 400 रुपये का डाउन पेमेंट करके साधारण ब्याज पर 400 रुपये की 3 मासिक किस्तों पर खरीदता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर मोबाइल खरीदा गया। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगों को उस फोन का क्रय मूल्य बताया क्वेश्चन में, और वो बताया है 1500। क्वेश्चन में कहा गया लेकिन आप एक किसान क्या करता है, 400 रुपया डाउन पेमेंट करता है। तो अगर 1500 रुपए में से 400 रुपए वो डाउन पेमेंट कर देगा तो उसके पास कितना बचा, 1100 रुपए बचा। और इस 1100 रुपये पर वो क्या करता है, किस्तें बनवा लेता है। और 400 रुपये की एक किस्त उसको बनाना है, टोटल 3 किस्तें बनाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1100 रुपए की किस्त बनवा रहा है और 400 रुपए की 1 किस्त होगी, और 3 किस्त का पेमेंट कितना जमा करेगा, वो 1200 रुपए जमा करेगा। तो यहाँ पर 1100 रुपए का उसने फाइनेंस कराया और 1200 रुपए जमा किया, मतलब उसने ब्याज कितना दिया, तो ब्याज उसने दिया 100 रुपए का। अब क्या करना होगा, आपको समझना होगा कि साधारण ब्याज में दर कैसे निकालते किस्त के केस में। तो यहाँ पर सबसे पहले 1100 रुपए था, वो क्या करेगा, एक महीने में यहाँ पर 400 रुपए जमा कर देगा। तो अब ब्याज जो लगेगा वो किस पे लगेगा, 1100 में से 400 कम होकर 700 रुपए पर ब्याज लगेगा। दूसरे महीने में वो क्या करेगा, 400 रुपया यहाँ पर फिर जमा कर देगा। तो अब ब्याज किस पे लगेगा, 300 पर। और आखिरी के महीने में फिर से 400 जमा करने के बाद उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुल मूलधन को जोड़ लेना है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 1100 में आप जोड़ोगे 700, और 700 में जोड़ना है 300, तो ये टोटल कितना बनेगा, 2100 बनेगा। तो यहाँ पर टोटल मूलधन की जगह 2100 लेना होगा। अब यहाँ पर दर लाना है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में आ जाएगा कितना, 100। साधारण ब्याज की जगह रखो यहाँ पर टोटल कितना ब्याज लगेगा, तो 100 रुपया ब्याज उसका लग रहा है, बराबर मूलधन कितना रखना होगा, तो टोटल मूलधन 2100 है जिस पर ब्याज लगा। दर अपने को आर मान लेना है क्योंकि मान ज्ञात करना है। समय की जगह आप 1 माह लिखो और बटे में 100 लिखोगे, लेकिन 1 माह को 12 का भाग देकर वर्ष में कन्वर्ट करना है। अब सिंपली क्या करो आप लोग, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 3 से काटेंगे 12 को 4 बार कटेगा, और 3 साते 21। आपको आर को यही रख लेना है, बाकी वैल्यू को इधर भेज दो। तो यहाँ पर 100 भाग का 4 इधर जाएगा गुणा में, और गुणे का 7 इधर भाग में। तो यहाँ पर बन जाएगा फाइनली 400/7, और परसेंट में ये दर आ जाएगी। ऑप्शन में ना मिले दशमलव में चेक करो। 7×5 35 होता है, 5 बचा, 50 हो गए, 7×7 49। अब यहाँ पर 1 बचा, दशमलव लगा लो, 10 हो जाएगा, 7×1 3 बचा, 30 मान लो, 7×28। तो यहाँ पर 57.14% उसकी क्या आ जाएगी, दर, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास आपको दिए गए, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात बताओ। तो प्यारे साथियों, बेलन के आयतन का फॉर्मूला यूज करना है। बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है πr² h होता है। यहाँ पर आपको व्यास का अनुपात दिया गया, तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात बना लो। हम जानते हैं त्रिज्या r1 r2 मानेंगे, और दोनों की त्रिज्या व्यास का आधी हो जाएगी। तो पहले की त्रिज्या हो जाएगी 3/2, और अनुपात दूसरे की त्रिज्या 2/2। अब यहाँ पर पहले बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, πr1² और h1 अनुपात। यहाँ पर दूसरे का आयतन निकालने के लिए πr2² और h2, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई से पाई तो कट जाएगा। अब हमारे पास r1² मतलब त्रिज्या 1 का स्क्वायर कितनी है, 3/2 का स्क्वायर करना है, गुणा h1 का मान अपने को चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात बताओ।
अब यहाँ पर क्या करना होगा, अनुपात लगाओ। R2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2/2 का हम स्क्वायर करेंगे और गुणा में H2 का मान यहाँ से हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या करो, अब H1 और बटे में लेके आओ H2 को बराबर। इधर क्या हो जाएगा, 1 का मतलब ये 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होगा, मतलब यहाँ पर टोटल कितना बन जाएगा, 9/4। अब यहाँ पर ये भाग से इधर जाएगा 4 तो गुणे में 4 हो जाएगा और गुणे का 9 इधर आएगा तो भाग में। इस प्रकार दोनों की ऊंचाइयों में जो अनुपात बनेगा H1:H2 बराबर 4:9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। अगला वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 है, मतलब बेलन के आधार की त्रिज्याओं का रेशो दिया है, उनकी ऊंचाइयों का रेशो भी दिया है, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो बेलन के आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई का मान लिखा 22/7 गुणा आर का स्क्वायर मतलब पहले बेलन की त्रिज्या का वर्ग। तो पहले बेलन की त्रिज्या 2 है, 2 का वर्ग 4 गुणा पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है, 5 है क्वेश्चन में, तो 5 हो जाएगा। फिर रेशो लगाओ। अब दूसरे बेलन का आयतन निकालने के लिए भी फॉर्मूला यही यूज होगा, पाई का मान 22/7 R2 का स्क्वायर करो मतलब दूसरे की त्रिज्या का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा गुणा H2 हो जाएगा, मतलब ऊंचाई दूसरे वाले की 3 हमें दी है। अब इसे सोल्व करो तो 22/7 से 22/7 कट हो जाएगा। अब यहाँ 5 गुणा 4 करोगे तो 20 रेशो 9 कितना हो जाएगा, 27। मतलब दोनों के आयतनों का रेशो कितना बनेगा, 20:27। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाले पेपर के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। प्रतिदिन आप इस क्लास को जरूर देखा करें, यकीन मानिएगा आपके एग्जाम तक आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।